जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करेंट जीके में। साथियों, आज हम लोग 3 और 4 दिसंबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस MCQ फॉर्मेट में होंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होंगे, ताकि ज़्यादा देर तक ये इन्फॉर्मेशन रिटेन की जा सके और एग्जाम में रिप्रोड्यूस की जा सके। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं अपने पहले MCQ की ओर। तो पहला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, इन विच कैटेगरी हैज़ बिन इंडिया re-elected to the International Maritime Organization Council for the year 2024-2025 by ENIUM। तो इंडिया को किस कैटेगरी में री इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में? ठीक है, फॉर द ईयर 2024-2025 इंडिया का जो री इलेक्शन है वो किस कैटेगरी में हुआ है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की, आपको ये बताना है, आपसे यही पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कैटेगरी ए, सेकेंड ऑप्शन है कैटेगरी बी, थर्ड ऑप्शन है कैटेगरी सी और फोर्थ ऑप्शन है कैटेगरी डी। तो इन चारों में से किस कैटेगरी में इंडिया को री इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल की? तो साथियों इसका सही आंसर है कैटेगरी बी में। ठीक है, कैटेगरी बी में इंडिया को 157 वोट्स मिले हैं आउट ऑफ 167। तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स हैं अमंग कैंडिडेट्स इन कैटेगरी बी। ठीक है, तो कैटेगरी बी में जो है इंडिया का री इलेक्शन हुआ है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में। ठीक है, ये इलेक्शन कहाँ हुए थे? ये इलेक्शन लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुए थे। लंदन में ही इंटरनेशनल मैरीटाइम हेडक्वार्टर्स का इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, along with India, Australia, Brazil, Canada, France, Germany, Netherlands, Spain and Sweden and United Arab Emirates were elected under category B। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कैटेगरी देख लेते हैं। तो कैटेगरी ए में जो है वो लार्जेस्ट मेंबर्स हैं, जो कि जिनका इंटरेस्ट है प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल शिपिंग सर्विसेज। ठीक है, इसमें 10 मेंबर्स हैं। ठीक है, ग्रुप बी में कौन से हैं? विद लार्जेस्ट इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल सी बॉन्ड ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे देखिए शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले 10 सबसे बड़े देश हैं। यहाँ पे सी बॉन्ड ट्रेड करने वाले सबसे बड़े देश हैं, 10 मेंबर हैं। ठीक है, जिनमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, ये सब हम लोग ने देखा। और ग्रुप कैटेगरी सी भी है एक, जो कि 20 मेंबर स्टेट्स हैं विच हैव स्पेशल इंटरेस्ट इन मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट और नेविगेशन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये 3 कैटेगरीज हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में, जिसमें 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं और अलग अलग कैटेगरीज में जो है कंट्रीज का इलेक्शन होता है। और इंडिया री इलेक्ट हुई है किसमें? कैटेगरी बी में। ठीक है, कैटेगरी बी में री इलेक्ट हुई है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि और कौन कौन सी कंट्रीज है कैटेगरी बी में, बस आपसे यही पूछा जाएगा किस कैटेगरी में इंडिया का री इलेक्शन हुआ है। तो आपको याद रखना है कैटेगरी बी में हुआ है। और ये कहाँ पे हुआ है? तो ये लंदन में हुआ है, जहाँ पे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपसे, ग्लोबल रिन्यूएबल्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज से रिलेटेड। तो विच G20 कंट्रीज डिड नॉट साइन ग्लोबल रिन्यूएबल्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज? आपको ये बताना है किन G20 कंट्रीज ने नहीं साइन किया है ग्लोबल रिन्यूएबल्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है इंडिया, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स, सेकेंड ऑप्शन है इंडिया, चाइना एंड रशिया, थर्ड ऑप्शन है इंडिया, ब्राज़ील एंड रशिया और फोर्थ ऑप्शन है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी। तो इन जो चार ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सी वो कंट्रीज का ग्रुप है, G20 कंट्रीज का ग्रुप है, जिन्होंने ग्लोबल रिन्यूएबल्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज को साइन नहीं किया है? ठीक है, तो साथियों इसका सही ऑप्शन बी है, इंडिया, चाइना और रशिया ने ये जो है ग्लोबल रिन्यूएबल्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज नहीं साइन किया है। और 118 कंट्रीज ने इसको साइन किया है। और ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी या इनॉग्रेट की गई थी? तो ये जो एनुअल UN क्लाइमेट समिट हो रहा है UAE में, दुबई में, वहाँ पे इसको जो है इनॉग्रेट किया गया था, जिसमें 118 कंट्रीज़ 118 कंट्रीज़ ने जो है साइन किया है, पर इंडिया, चाइना और रशिया ने इसको साइन नहीं किया है। अब इसमें क्या क्या प्रोविजन है ये देख लेते हैं। दिस एम्स टू ट्रिपल द ग्लोबल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टू एटलीस्ट 11,000 गीगावाट एंड टू डबल द ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट रेट एट मोर देन 4% बाई 2030। और क्या है इसका प्रोविजन? फेस डाउन अनएबेटेड कोल पावर एंड एन एंड टू फाइनेंसिंग न्यू कोल फायर पावर प्लांट्स। इसीलिए ये इस मुद्दे पे इंडिया ने जो है इसको साइन नहीं किया था, क्योंकि इंडिया ने बोला था इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है तो उसको कोल पावर लगेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो
अपने नए कोल फायर्ड पावर प्लांट्स को फाइनेंस नहीं करेगी। इसी के लिए इसी मुद्दे पे इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है, ठीक है। हालांकि ये जो प्लेज है ये ऑलरेडी मेंशन था G20 डिक्लेरेशन में, पर इसको साइन करने पे ये बाइंडिंग टाइप का हो जाता, ठीक है, तो इसीलिए इंडिया ने साइन नहीं किया है, ठीक है। हालांकि इंडिया अपनी जो भी कंजर्वेशन टेक्निक्स हैं या कंजर्वेशन स्कीम्स हैं वो चलाता रहेगा, पर ये नहीं करेगा अभी कि कोल की जो डिपेंडेंसी है वो एकदम से रोक दे या कोल इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है। क्योंकि अभी डेवलपिंग कंट्री है, और ये क्या है कि डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी बहुत डेवलप हो चुके हैं, तो उन्हें कोल की अब उतनी ज़रूरत नहीं है। पर इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, जिसके चलते वो ये मुद्दा इस पॉइंट पे सहमत नहीं हुआ था, इस पॉइंट पे उसकी जो है कंसेंट नहीं हो पाई थी, इसलिए इंडिया ने इस पे ग्लोबल रिन्यूएबल एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज पे साइन नहीं किया है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और क्यों साइन नहीं किया ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इन लोग की जो ग्लोबल रिन्यूएबल्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज की ये पर्टिकुलर प्रोविजंस है, इनको भी ध्यान दीजिएगा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनको इंस्टॉल करना है बाय एटलीस्ट 11,000 गीगावाट, और जो एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट रेट है वो बढ़ाकर कर देना है 4% रेट से ज़्यादा कर देना है बाई 2030, ठीक है। ये दोनों डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 11,000 गीगावाट और रेट क्या होगा 4% बाय 2030, एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट रेट टू मोर देन 4% बाय 2030, और ग्लोबल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी एटलीस्ट 11,000 गीगावाट, ठीक है। तो ये दोनों प्रोविजंस हैं ग्लोबल एनर्जी रिन्यूएबल्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज से रिलेटेड, ठीक है। और इंडिया, चाइना और रशिया ने इसको साइन नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा किसने साइन नहीं किया है, तो इंडिया, चाइना और रशिया ने, ठीक है। बाकी सब ने साइन किया है, G20 कंट्रीज ने बाकी सब ने साइन किया है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं यहाँ पे आपको क्लैरिटी हो गई होगी पूरी प्लेज की, उनके प्रोविजंस की, और क्यों इंडिया ने साइन नहीं किया है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मिशन लाइफ ऑफ एक्सपोसैट स्पेसक्राफ्ट। तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा इसरो ने अनाउंस किया है कि एक्सपो सैटेलाइट जो है लॉन्च की जाएगी, तो आपको बताना है उसी का मिशन लाइफ कितनी होगी, एक्सपेक्टेड मिशन लाइफ उसी सैटेलाइट की कितनी होगी आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 1 ईयर, दूसरा ऑप्शन है 3 ईयर्स, तीसरा ऑप्शन है 5 ईयर्स, और लास्ट ऑप्शन है 10 ईयर्स। तो एक्सपोसैट की जो एक्सपो सैटेलाइट है वो उसकी जो है मिशन लाइफ कितनी होगी आपको ये बताना है। इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी, 5 ईयर्स, ठीक है। 5 ईयर्स जो है एक्सपो सैटेलाइट मिशन की जो है मिशन लाइफ होगी, एक्सपेक्टेड मिशन लाइफ होगी। यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। तो इसरो ने अभी अनाउंस किया है कि वो एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट जो है लॉन्च करेंगे, ठीक है। एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट, इससे क्या होगा, जो एक्सरेज हैं, जो हमारी कॉस्मिक एक्सरेज हैं, वो कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं, उनका क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें इस सैटेलाइट में मेजर की जाएंगी, ठीक है। दिस डेल्व इनटू पोलराइजेशन ऑफ इंटेंस एक्सरे सोर्सेज, जो भी एक्सरे सोर्सेज हैं उनके बारे में पता चलेगा। नॉवेल डायमेंशन टू एक्सरे एस्ट्रोनॉमी विद अ फोकस ऑन साइमल्टेनियस स्टडीज ऑफ टेम्पोरल, स्पेक्ट्रल एंड पोलराइजेशन फीचर्स, एक्सपोसैट इज पॉइज्ड टू मेक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्मिक एक्सरे सोर्सेज, ठीक है। तो जो भी एक्सरे सोर्सेज हैं हमारे एस्ट्रोनॉमिकल सेटअप में, उनके बारे में चीज़ें पता चलेंगी इस सैटेलाइट से, ठीक है। इसके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो ये जो एक्सपो सैटेलाइट है ये कहाँ जाएगी, ये लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगी, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट में विद नॉन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 650 किलोमीटर एल्टीट्यूड, ठीक है। मान लीजिए ये अर्थ है, तो यहाँ से अराउंड 650 किलोमीटर पे ये तैनात की जाएगी या स्टेशन की जाएगी, और ये नॉन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होगी, ठीक है। एक ऑर्बिट होती है वो सन के सिंक्रोनस होती है, जैसे जैसे सन घूमता है वैसे वैसे घूमती है, और एक नॉन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होती है जो कि सन के मूवमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, तो वो उसी ऑर्बिट पे रहेगी एक्सपो सैटेलाइट, ठीक है। और 650 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे रहेगी, ठीक है। इसकी मिशन लाइफ कितनी होगी, अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर्स होगी, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर्स होगी, ठीक है। इसमें 2 साइंटिफिक पेलोड्स भी होंगे, ठीक है, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज करेंगे एक्सरे के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट के बारे में सारी चीज़ें देख ली, ठीक है। 650 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे रहेगी, और लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगी, नॉन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये घूमेगी, ठीक है साथियों। और इसकी जो मिशन लाइफ है वो एक्सपेक्टेड 5 ईयर्स है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, थीम बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको बताना है व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे 2023। ठीक है, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे 2023 की थीम क्या है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं क्लीन एयर फॉर ऑल, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी प्लानट, ये सेकंड ऑप्शन था आपका। थर्ड ऑप्शन है ग्रीन इनिशिएटिव्स फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, और लास्ट ऑप्शन है पॉल्यूशन प्रिवेंशन फॉर अ बेटर टुमारो। ठीक है, पॉल्यूशन प्रिवेंशन फॉर अ बेटर टुमारो ये आपका लास्ट ऑप्शन था। ठीक है, तो इसमें सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी प्लैनेट। इस बार की थीम है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे की। ठीक है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन जो मिथाइल आइसोसाइनेट है, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये रिलीज हो गया था गलती से, जो कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर साबित हुआ था भोपाल में, जिसको जिसको हम लोग भोपाल गैस ट्रेजिडी के नाम से जानते हैं। किसका लीकेज हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट का। ठीक है, इसके इसी के बारे इसी से क्यों लेते हुए, इसी दिन से क्यों लेते हुए नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की थीम क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर क्लीन एंड हेल्दी प्लानट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर क्लीन एंड हेल्दी प्लानट। ठीक है, पोल्यूशन नहीं होगा, पोल्यूशन कंट्रोल होगा, तभी तो जो प्लानट है हमारा क्लीन और हेल्दी होगा ना, ऐसे याद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो जो पोल्यूशन कम होगा, पोल्यूशन कंट्रोल में होगा, तभी जो प्लानट है हमारा वो क्लीन हेल्दी होगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, सीएम पुष्कर धामी रिलीजेस बुक हाईलाइटिंग पीएम मोदीज रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग डिजास्टर मैनेजमेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ बुक। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी साहब ने एक बुक रिलीज की है जिसमें पीएम मोदी का रोल है ट्रांसफॉर्मिंग डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो आपको बताना है उस बुक का क्या नाम है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है साथियों आपके लिए ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है शाइनिंग इंडिया, थर्ड ऑप्शन है रिजिलियंट इंडिया, और फोर्थ ऑप्शन है रिसर्जेंट इंडिया। इन चारों में से वो कौन सी बुक है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी साहब का जो रोल है इन ट्रांसफॉर्मिंग डिजास्टर मैनेजमेंट उसके बारे में बखान किया गया है। ठीक है, और जिसको अभी पुष्कर धामी साहब ने रिलीज भी किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है साथियों रिजिलियंट इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, रिजिलियंट इंडिया। ठीक है, इसमें तीन चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले रिजिलियंट इंडिया को रिलीज किसने किया है, तो पीएम पुष्कर धामी साहब ने, सीएम पुष्कर धामी जी ने ये रिलीज़ किया है। ठीक है, ये कहाँ के सीएम है, तो ये उत्तराखंड के सीएम है। ठीक है, इसमें किसका रोल है, तो पीएम मोदी साहब का रोल है। किस चीज़ में रोल है, ट्रांसफॉर्मिंग डिजास्टर मैनेजमेंट में रोल है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में रोल है। और बुक का क्या नाम है, बुक का नाम है रेजिलिएंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट पैराडाइम। ठीक है, तो ये तीन चार चीज़ें आपको ध्यान रखना है रेजिलिएंट इंडिया से रिलेटेड। ठीक है, पुष्कर धामी ने रिलीज़ किया है। ठीक है, किसका रोल है इसमें, पीएम मोदी साहब का रोल है इसमें। किस किस फील्ड से रिलेटेड है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और नाम तो आपको पता ही चल गया, रेजिलिएंट इंडिया। ठीक है साथियों, ये तीन चार डायमेंशन है, इस बारे में बहुत ज़्यादा महीनता से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रजिस्टर्ड 95% डिक्लाइन इन एफडीआई फ्लोज इन इंडिया। ठीक है, ये याद है, ये थोड़ा मिस हो गया हमसे। ठीक है, इंडिया में किस कंट्री ने जो है 95% डिक्लाइन विटनेस किया है इन एफडीआई फ्लोज, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है सिप्रस, सेकंड ऑप्शन है टर्की, थर्ड ऑप्शन है मार्शल आइलैंड्स, और फोर्थ ऑप्शन है फीजी। तो इन चारों में से किसने रजिस्टर किया है या डिक्लाइन किया है एफडीआई इनफ्लोज बाय 95%। तो इसका सही आंसर है साथियों सिप्रस। ठीक है, सिप्रस जो है सिप्रस और केमन आइलैंड ने जो है विटनेस किया है डिक्रीज इन एफडीआई फ्लोज टू इंडिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे केमन आइलैंड्स में अराउंड 75% डिक्रीज किया है, और सिप्रस में अराउंड 95% डिक्लाइन किया है एफडीआई इनफ्लोज का। ठीक है, एफडीआई इनफ्लोज का इंडिया में। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, केमन आइलैंड में 75% तक डिक्लाइन किया है एफडीआई इनफ्लोज, और सिप्रस में अराउंड 95%। ठीक है, आपको एब्सोल्यूट एक बार देख लीजिएगा, एब्सोल्यूट भी अराउंड $35 मिलियन, और ये $582 मिलियन। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो है 95% सिप्रस का है डिक्लाइन रेट, और केमन आइलैंड्स का है 75%। ठीक है, डिक्लाइन इन एफडीआई फ्लोज फ्रॉम केमन आइलैंड एंड सिप्रस टू इंडिया। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट कितना किए हैं, 75% और 95% रिस्पेक्टिवली, 75% केमन आइलैंड्स और 95% सिप्रस। ठीक है,
एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। वैसे तो क्वेश्चन नहीं फॉर्म होना चाहिए, फिर भी अगर फॉर्म होता है तो हम लोग पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु हैज़ रिसेंटली अर्न द टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर एट 4L लोब्रेगैट ओपन इन स्पेन। ठीक है, 4L लोब्रेगैट स्पेन में 4L लोब्रेगैट ओपन जो स्पेन में हुआ था, उसमें किसने ग्रैंड मास्टर का टाइटल जीता है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है कविता नाथन, सेकेंड ऑप्शन है तामेर तारिक, थर्ड ऑप्शन है हरिका ड्रोनावली, और फोर्थ ऑप्शन है वैशाली रमेश बाबू। तो आपको तो ये पता ही होगा कि ये जो है जीता है या अर्न किया है ये ग्रैंड मास्टर का टाइटल वैशाली रमेश बाबू जी ने, जो कि सिस्टर हैं किसकी, आर प्रगनंदा की। आप जानते हैं वो भी एक ग्रैंड मास्टर है, सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं आर प्रगनंदा। ठीक है, उन्हीं की ये सिस्टर हैं वैशाली रमेश बाबू, इनको भी जो है ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला है कहाँ पे, 4L लोब्रिगेट ओपन इन स्पेन में। ठीक है, और दिस अचीवमेंट मेक्स हर ओनली थर्ड वुमेन फ्रॉम इंडिया टू बिकम ग्रैंड मास्टर। ठीक है, फॉलोइंग द फुट स्टेप्स ऑफ कोनेरू हम्पी एंड हरिका ड्रोनावली। ठीक है, तो और सिर्फ दो ही विमेन है इंडिया में, फीमेल है इंडिया में, चेस प्लेयर्स हैं जिनको ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला है। कौन कौन है वो, कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावली। इसके बाद तीसरी कौन बनी है, तो तीसरी वैशाली रमेश बाबू बनी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, वैशाली रमेश बाबू बनी है जो है थर्ड फीमेल ग्रैंड मास्टर इन इंडिया। इससे पहले कौन कौन थी, इससे पहले कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणवली। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ एफडीआई प्रपोजल्स दैट इंडिया हैज रिसीव्ड फ्रॉम इट्स बॉर्डर शेयरिंग नेशंस सिंस अप्रैल 2020। तो अप्रैल 2020 से एफडीआई प्रपोजल कितने आए हैं इंडिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज से। ठीक है, इंडिया के जो नेबर्स हैं, बॉर्डरिंग नेबर्स हैं, उनसे कितना एफडीआई प्रपोजल्स आया है, कितना क्वांटम एफडीआई प्रपोजल्स आया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है 10 लाख करोड़, सेकेंड ऑप्शन है 1 लाख करोड़, थर्ड ऑप्शन है 1 करोड़, और फोर्थ ऑप्शन है 50,000 करोड़। तो इन चारों में से कितना एफडीआई प्रपोज किया गया है बॉर्डर शेयरिंग कंट्री से इंडिया की, कब से, अप्रैल 2020 से। ठीक है, तो अभी ये हाल ही में ये न्यूज़ आई थी कि एफडीआई जो है इंडिया की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है वो इतने क्वांटम की एफडीआई प्रपोजल सबमिट कर चुकी हैं, और जिसमें 50% तक क्लियरेंस भी मिल चुकी है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कितना क्वांटम जो है एफडीआई इनफ्लो हुआ है या एफडीआई के लिए प्रपोज किया गया है इंडिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज से। ठीक है, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, बॉर्डर नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं इनके बारे में। तो एफडीआई लैंडस्केप में ये बात आई है कि 1 लाख करोड़ प्रपोजल्स फ्रॉम इंडियाज़ बॉर्डर नेबर्स। ठीक है, 50% इसमें क्लियर हो चुका है। ठीक है, सबसे ज़्यादा चाइना है जिन्होंने 2.5 बिलियन डॉलर्स की एफडीआई इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। फिर अदर नेशंस भी हैं, जैसे 0.08 मिलियन फ्रॉम बांग्लादेश, 4.5 मिलियन डॉलर फ्रॉम नेपाल, 9 मिलियन डॉलर फ्रॉम म्यांमार एंड 2.5 मिलियन फ्रॉम अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये अब आपको पता ही है सबसे बड़ा नेबर हमारा जो है वो चाइना है, मतलब सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग जो है वो चाइना ही है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो वही करेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा 2.5 बिलियन डॉलर्स जो एफडीआई इक्विटी आई है वो चाइना से आई है। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश है, फिर नेपाल भी है, नेपाल से ज़्यादा आई है, बांग्लादेश से ज़्यादा आई है नेपाल में। ठीक है, नेपाल सबसे एकदम क्लोज कंट्री है, तो वहाँ से 4.5 मिलियन डॉलर्स आए हैं एफडीआई के रूप में, और बांग्लादेश से 0.08 मिलियन आए हैं, 9 मिलियन आए हैं म्यांमार से। ठीक है, 9 मिलियन जो है म्यांमार से भी आए हैं, और 2.57 मिलियन कहाँ से आए हैं, अफगानिस्तान से भी आए हैं अप्रैल 2020 से। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना 1 लाख करोड़ तक का प्रपोजल आया है जिसमें 50% क्लियरेंस मिल चुकी है। ठीक है, ये अप्रैल 2020 में एक रूल आया था कि जो भी नेबरिंग कंट्रीज है इंडिया की, ये इंडिया है ना, ये इंडिया की कंट्रीज है, मान लीजिए ये इंडिया का ये मान लीजिए ऐसे थोड़ा सा रफ मैप है। तो जो इंडिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है, जैसे यहाँ से अफगानिस्तान हो गई, ये पूरी चाइना हो गई, फिर ये बांग्लादेश हो गई, इधर नेपाल हो गई, इधर श्रीलंका कोई मान लिया गया है। ठीक है, और फिर इधर म्यांमार था। तो इनसे जो भी एफडीआई प्रपोजल्स आएंगे उनको पहले जो है अप्रूव नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली अप्रूवल नहीं मिलेगा, पहले वो सरकार उसको रिव्यू करेगी कि उनके पीछे का मकसद क्या है, उसके बाद से ये अप्रूवल मिलेगा। तो इसमें से 50% जो है क्लियरेंस मिल गया है इन 1 लाख करोड़ के प्रपोजल्स को इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज से। ठीक है, और ये अप्रैल 2020 से जो है फिगर है।
ठीक है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा चाइना ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, तो चाइना ने अराउंड 2.5 बिलियन कंट्रीब्यूट किया है एफडीआई प्रपोजल्स में। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, हु रिसेंटली बिकेम फर्स्ट विमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। तो वो कौन सी पहली विमेन डायरेक्टर जनरल बनी है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है प्रिया शर्मा, सेकेंड ऑप्शन है कंचन देवी, थर्ड ऑप्शन है अरुणिमा सिंह और फोर्थ ऑप्शन है रविका वर्मा। तो इन चारों में से कौन वो पहली विमेन है जिनको डायरेक्टर जनरल का पद मिला है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन में। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये जो है ये कंचन देवी जी हैं जिनको फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर के पद पे अपॉइंट किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन में। ठीक है, याद रखिएगा विमेन डायरेक्टर जनरल कौन बनी है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की, तो कंचन देवी बनी है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, फॉरेस्ट जो है वो कांच का है। ठीक है, फॉरेस्ट जो है वो कांच का है। ठीक है, फॉरेस्ट कांच का है तो कांच से याद रखिएगा कंचन। ठीक है, इनके नाम में कांच है, कांच जानते हैं ना, ग्लास शीशा, KANCH। ठीक है, कांच है। ठीक है, तो कांच का फॉरेस्ट, बस ऐसे याद रखिएगा, कांच का फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट से क्या याद रखेंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। और कांच से क्या याद रखेंगे, कंचन देवी क्या बनी है ये विमेन डायरेक्टर जनरल। ये भी ध्यान रखिएगा कि किस पद पर अपॉइंट हुई हैं, तो डायरेक्टर जनरल के पद पर ये अपॉइंट हुई हैं। ठीक है, डायरेक्टर जनरल के पद पे ये अपॉइंट हुई हैं। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, what is the total annual groundwater recharge reported in national compilation on dynamic groundwater resources of India। तो आपको ये बताना है टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज कितना रिपोर्ट किया गया है एज पर नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज कितना है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है 400 बिलियन क्यूबिक मीटर, सेकेंड ऑप्शन है 437.6 बिलियन क्यूबिक मीटर, थर्ड ऑप्शन है 449.08 बिलियन क्यूबिक मीटर और लास्ट ऑप्शन है 489.08 बिलियन क्यूबिक मीटर। तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन है साथियों वो है सी ऑप्शन, 449.08 बिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक है, अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने, जो कि मिनिस्टर हैं जल शक्ति डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के, उन्होंने रिलीज़ किया था नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें पूरा डेटा था कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इंडिया की कितनी है या ग्राउंड वाटर इंडिया का कितना BCM है। तो याद रखना है आपको कि 449 BCM है, लास्ट ईयर ये था 437.6 BCM। ठीक है, बिलियन क्यूबिक मीटर, तो ये भी याद रखना है 449 इस बार है, पिछली बार कितना था 437 था। बढ़ोतरी कितनी की हुई है, 11.48 की बढ़ोतरी हुई है। और सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ देखा गया है, तो वैट में देखा गया है या वॉट में देखा गया है। ठीक है, वॉट में देखा गया है। ठीक है, W से याद रखेंगे वेस्ट बंगाल, A से याद रखेंगे असम और T से याद रखेंगे तेलंगाना। सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ जो है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में वो वेस्ट बंगाल में नोटिस किया गया है, उसके बाद असम में, फिर तेलंगाना में। ठीक है, फिर से एक बार यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन के डायमेंशन से देख लेते हैं। सबसे पहले तो याद रखना है कि जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है वो कितनी है अभी प्रेजेंट में, तो 449 बिलियन क्यूबिक मीटर है। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद ये याद रखना है कि पिछले साल कितनी थी, लास्ट ईयर कितनी थी 2022 में, तो 437.6 बिलियन क्यूबिक मीटर थी। ठीक है, बढ़ोतरी कितनी की हुई है, इंक्रीज़ कितने का हुआ है, 11.48 BCM का ये इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इस साल की कितनी है, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था। पूछ सकते हैं कि लास्ट ईयर कितनी थी, तो 437.6 BCM 0.8 BCM थी। ठीक है, और ये भी पूछ सकते हैं कितना इंक्रीज़ हुआ है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज रिचार्ज में, तो आपको याद रखना है 11.48 BCM जो है बिलियन क्यूबिक मीटर वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ है। ठीक है, और ये भी याद रखना है मेजर इंक्रीज़ कहाँ कहाँ देखा गया है, तो मेजर इंक्रीज़ वाटर का, देखिए वाट से वाटर बन गया, वाटर का मेजर इंक्रीज़ ग्राउंड वाटर का जो WATER है ना, तो इसके शुरुआत में ही जो है WAT वहीं पे ये इंक्रीज़ देखा गया है, वेस्ट बंगाल, असम, तेलंगाना। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ट्रिक से भी याद हो गया कि कहाँ कहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज़ देखा गया है। तो वाटर यहाँ पे ग्राउंड वाटर है ना, तो WAT याद रखिएगा, शुरुआत के WAT वहीं पे क्या है सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर रिचार्ज इंक्रीज़ देखा गया है वेस्ट बंगाल में। W से वेस्ट बंगाल, A से असम और T से तेलंगाना। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये हम लोग ने कल भी देखा था, आज हम लोग कुछ और तरीके से देख रहे हैं इसी क्वेश्चन को। व्हाट इज द अप्रूव्ड अमाउंट फॉर रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन प्लान फॉर जोशीमठ इन उत्तराखंड। तो आपको बताना है जोशीमठ के लिए, जो कि उत्तराखंड में है, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन अमाउंट कितना अप्रूव किया गया है। ठीक है, जोशीमठ के लिए रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन प्लान कितना अप्रूव किया गया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1500 करोड़, सेकेंड ऑप्शन है 2000 करोड़, थर्ड ऑप्शन है 1000 करोड़ और फोर्थ ऑप्शन है 1658 करोड़। ठीक है, तो इसका सही आंसर है साथियों लास्ट ऑप्शन 1658 करोड़ जो है रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन प्लान अप्रूव किया गया है जोशीमठ उत्तराखंड के लिए। ठीक है, और ये अप्रूव करने वाली जो भी कमेटी थी उसके जो सेंटर उसके जो हेड थे वो अमित शाह जी थे। ठीक है, जो हमारे होम अफेयर्स मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह जी, वो इस कमेटी को हेड कर रहे थे जिन्होंने अप्रूव किया है 1658 करोड़ फॉर जोशीमठ इन उत्तराखंड। ठीक है, तो यहाँ पे जोशीमठ के लिए क्यों दिया गया है, क्योंकि 2022 में क्या हुआ था, यहाँ पे लैंड सब्सिडेंस हो गया था, लैंडस्लाइड हो गई थी, जिसके कारण कई ज़्यादा तबाही मच गई थी और काफ़ी जो है नुकसान हुआ था, डैमेज हुआ था। तो उसकी भरपाई के लिए, उसको रिक्यूपरेट करने के लिए 1658 करोड़ का जो है रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन प्लान जो है अप्रूव किया गया है। किसके लिए, जोशीमठ के लिए। ध्यान दीजिएगा, जोशीमठ के लिए। ठीक है, जोशीमठ के लिए। तो कैसे याद रखेंगे, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन कब होगा, जब आपके अंदर जोश होगा, जब जोश होगा तभी रिकवरी हो पाएगी। ठीक है, जब जोश होगा तभी रिकवरी हो पाएगी। ठीक है, जोश से याद रखिएगा, जोशीमठ की रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन प्लान की बात हो रही है। और कितना दिया जाएगा साथियों, तो 1658 करोड़ जो है दिया जाएगा। इस कमेटी को हेड कर रहे थे अमित शाह जी। ठीक है, अमित शाह साहब इसको हेड कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग ने सारे डायमेंशंस कवर कर लिए। जोशीमठ रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन प्लान, कमेटी कौन हेड कर रहा था, अमित शाह साहब, और क्या क्वांटम है, 1658 करोड़। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाउ मेनी इंडियंस आर फीचर्ड ऑन 2023 पावर 100 लिस्ट बाय आर्ट रिव्यू। तो आर्ट रिव्यू की एक लिस्ट आती है पावर 100, उसमें कितने इंडियंस को इंक्लूड किया गया है 2023 में, आपको ये बताना है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस आपको क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए आपका पहला ऑप्शन है 2 इंडियंस को इंक्लूड किया गया है, सेकेंड ऑप्शन है 3 इंडियंस को इंक्लूड किया गया है, थर्ड ऑप्शन है 4 इंडियंस को इंक्लूड किया गया है, और लास्ट ऑप्शन है आपका 5 इंडियंस को इंक्लूड किया गया है पावर 100 लिस्ट में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है साथियों 5 इंडियंस को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जो पावर 100 लिस्ट है बाय आर्ट रिव्यू, उसमें 5 इंडियंस को इंक्लूड किया गया है। देख लेते हैं कौन कौन है। तो 5 इंडियंस इंक्लूडिंग बोश कृष्णमाचारी, एन इंडियन पेंटर एंड artist curator hailing from Kerala, are featured on Power 100, the annual ranking of most influential people in art, published by Art Review, a London based magazine। तो ये लंदन बेस्ड मैगजीन है आर्ट रिव्यू, वो निकालती है पावर 100, जिसके अंतर्गत 5 इंडियंस को इंक्लूड किया गया है। वो 5 इंडियंस कौन कौन से हैं, तो बोश कृष्णमाचारी हैं, ठीक है, जो कि 38th लिस्ट पे हैं, ये आर्टिस्ट और पेंटर हैं। ठीक है, इसके बाद है प्रतीक राजा, फिर प्रियंका राजा। ठीक है, इसके बाद है दयानिता सिंह जो कि फोटोग्राफर हैं, और नताशा जीनवाला जो कि इंडिपेंडेंट क्यूरेटर राइटर है। ठीक है, तो इन 5 लोगों को कौन कौन, बोश कृष्णमाचारी, प्रतीक राजा, प्रियंका राजा, दयानिता सिंह और नताशा जिनवाला को पावर 100 में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो 5 इंडियंस को इंक्लूड किया गया है किसमें, पावर 100 में। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, पावर में देखिए 5 लेटर है ना, POWER। ठीक है, तो इतने ही इंडियंस को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इतने ही इंडियंस को इंक्लूड किया गया है। आप ऐसे मतलब थोड़ा सा ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। वैसे तो आप 1-2 बार अच्छे से पढ़ेंगे, फिर रिवाइज करेंगे, फिर रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो ही जाएगा। पर इन केस वहाँ पे अगर किसी तरीके का आपको एग्जाम हॉल में किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूजन होती है, तो छोटी मोटी ट्रिक से हम लोग अपनी जो है एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, इसीलिए ये आपको ट्रिक्स दी जाती है। ठीक है, ट्रिक्स जो है आपको एज अ लास्ट रिजॉर्ट यूज़ करनी है। ठीक है, पहले तो आपको अपनी मेमोरी पावर ही यूज़ करना है और अपने रिवीजन पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है साथियों, तो याद रखिएगा पावर 100 में कितने इंडियंस हैं, तो 5 इंडियंस है। कैसे याद रखेंगे, पावर में 5 लेटर हैं, POWER। ठीक है, पावर में 5 लेटर हैं, तो
5 इंडियंस भी इंक्लूड किए गए हैं पावर 100 लिस्ट में। किसकी लिस्ट है ये? आर्ट रिव्यू की लिस्ट है, जो सबसे ज़्यादा 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन आर्ट होते हैं उनकी ये लिस्ट होती है। ये लंदन बेस्ड मैगजीन है, ठीक है। इनका नाम तो नहीं पूछा जाना चाहिए जो भी इंक्लूड किए गए हैं, पर फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा जल्दी से। बोस कृष्णमाचारी, प्रतीक राजा, प्रियंका राजा, दयानिता सिंह और नताशा जेनवाला। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हाट इज़ द हम्प रूट रिफर्ड टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ म्यूजियम। ठीक है, तो म्यूजियम के कॉन्टेक्स्ट में हम रूट क्या है, हम्प रूट क्या है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ट्रैकिंग रूट इन द हिमालयाज, सेकेंड ऑप्शन है एंशियंट ट्रेड रूट, थर्ड ऑप्शन है ट्रेचरस एयर रूट फ्रॉम असम टू यूनान ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, और लास्ट ऑप्शन है अ रेलवे रूट कनेक्टिंग इंडिया एंड चाइना। तो हम्प रूट किससे रिलेटेड है आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अ ट्रेचरस एयर रूट फ्रॉम असम टू यूनान ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। अभी आपने देखा होगा कि अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट में जो है हम्प वर्ल्ड वॉर 2 म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया है। कौन कौन किया है? अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब पेमा खांडू और यूनाइटेड स्टेट्स के एम्बेसडर एरिक गारसेटी ने। ठीक है, ये याद रखिएगा, एरिक गारसेटी ने ये इस जो म्यूज़ियम है हम्प वर्ल्ड वॉर 2 म्यूज़ियम है उसका इनॉग्रेशन किया है। कहाँ पे? तो ये कहाँ किया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश पासीघाट में किया गया है। ठीक है, पासीघाट, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, एंड दिस इज सेकेंड ऑफ इट्स काइंड म्यूजियम इन एशिया। ठीक है, तो हम्प म्यूजियम क्या है? तो हम्प म्यूजियम एक ट्रेचरस एयर रूट है फ्रॉम असम टू यूनान। ठीक है, तो अराउंड 650 एयरक्राफ्ट क्रैश्ड ड्यूरिंग 1942 टू 45 ऑन मिशंस ओवर दिस टेरिटरी। ठीक है, तो हम्प रूट इसीलिए है कि ये बहुत ही ट्रेचरस रूट था असम से यूनान मतलब चाइना तक, इंडिया से चाइना तक, और जिसमें 650 एयरक्राफ्ट जो है क्रैश हो चुके थे। ठीक है, और ये जो म्यूज़ियम है ये सेकेंड ऑफ इट्स काइंड म्यूज़ियम है। आपको बताना है पहला म्यूज़ियम कहाँ खुला था हम्प म्यूज़ियम एशिया का, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे हम्प रूट किससे रिलेटेड है? तो वर्ल्ड वॉर 2 के ट्रेचरस रूट से रिलेटेड है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के ट्रेचरस रूट से रिलेटेड है, और याद रखना है कि इनको इस जो म्यूज़ियम है हम्प वर्ल्ड वॉर 2 म्यूज़ियम, वो किसने इनॉग्रेट किया था? तो पेमा खांडू जो है अरुणाचल प्रदेश के सीएम साहब, और यूएसए के एम्बेसडर एरिक गारसेटी साहब ने। ठीक है, एरिक गारसेटी साहब ने। ठीक है, एरिक गारसेटी देखिए यहाँ लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर देते ताकि आप याद रखें। ठीक है, एरिक गारसेटी का नाम जरूर याद रखिएगा, डेफिनेटली अगर क्वेश्चन पूछा जाना है तो इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, या तो ये पूछा जाएगा कि हम म्यूज़ियम कहाँ खुला है, हम वर्ल्ड वॉर 2 म्यूज़ियम, तो आपको पता है वो अरुणाचल प्रदेश में खोला गया है। नहीं याद रहेगा तो याद रखिएगा अरुण के हम्प निकला हुआ है। ठीक है, अरुण के जो है पूला निकला हुआ है, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, तो हम कहाँ हैं? हम अरुण के हैं, तो अरुण से याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, और इसको किसने इनॉग्रेट किया था? तो एरिक गारसेटी ने इसको इनॉग्रेट किया था, और ये सेकेंड म्यूजियम है एशिया का इस तरीके का। ठीक है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में पहला म्यूजियम कहाँ पे इस तरीके का खोला गया था एशिया में। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु वॉज द फर्स्ट इसरो साइंटिस्ट टू रिसीव शेवेलियर डे लेजियन डे ऑनर अवार्ड। तो हम लोग ने कल देखा था कि शेवेलियर डे लेजियन डे ऑनर अवार्ड किसको मिला था, तो हमने आपको बताया था लेजियन डे ऑनर एल से शुरू है, तो ललित अंबिका वीआर को ये अवार्ड मिला था, जो कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर की डायरेक्टर थी। ठीक है, ललिता काम्बी को हम लोग ने कल देखा था ये वाली न्यूज़ कि इनको मिला है, लेकिन आपको बताना है कि पहले ऐसे इसरो साइंटिस्ट कौन थे जिनको ये अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका है। ये ललिता कंबन जो थी, इनको ये सेकेंड रिसिपिएंट है इस अवार्ड की, जो कि इसरो की साइंटिस्ट रही है। वैसे तो बहुत लोगों को अवार्ड मिला है, पर इसरो की ये सेकेंड साइंटिस्ट थी जिनको ये लेजियन डे ऑनर अवार्ड मिला है। आपको ये बताना है कि पहला साइंटिस्ट कौन थे इसरो के जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है के सिवन साहब, सेकेंड ऑप्शन है एएस किरण कुमार साहब, थर्ड ऑप्शन है जी माधवन नायर साहब, और फोर्थ ऑप्शन है विक्रम साराभाई साहब। इन चारों में से किन इसरो के साइंटिस्ट को ये अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका है, आपको ये बताना है। और आपका सही आंसर है एएस किरण कुमार को, इनको 2018 में इस अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, तो हम लोग ने कल देखा था डॉक्टर वीआर ललित अंबिका जो कि डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट हैं इसरो में, उनको शेवेलियर डे लेजियन डे ऑनर का अवार्ड मिला था। शी बिकम सेकेंड इसरो साइंटिस्ट टू रिसीव द अवार्ड। ठीक है, तो प्रीवियसली एएस किरण कुमार
फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इसरो रिसीव दिस अवार्ड इन 2019 में इनको ये अवार्ड मिला था। किसको? AS किरण कुमार को। इस बार किसको मिला है? तो ललित अंबिका जी को मिला है, VR ललित अंबिका जी को। ठीक है, तो L से ही लेजियन है और L से ही ललित अंबिका है। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे। और ये याद रखिएगा कि AS किरण कुमार को ऑलरेडी ये मिल चुका है, तो विच मेक्स ललित अंबिका सेकेंड रिसिपिएंट ऑफ दिस प्रेस्टिजियस प्राइज। ठीक है साथियों, आशा करते हैं यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, which of the following international destination is not mentioned in statement as a part of newly approved air routes under उड़ान इनिशिएटिव। तो उड़ान इनिशिएटिव के अंदर कौन सा एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, उड़ान तो आपको पता होगा, उड़े देश का आम नागरिक। 2016 में ये स्कीम आई थी। ठीक है, 2016 में स्कीम आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की स्कीम है, जिसके अंतर्गत क्या है, जो आम आदमी है वो भी जो है फ्लाइट से ट्रैवल कर सकेंगे, एयर ट्रैवल जो है अफोर्ड कर सकेंगे, इसके लिए ये आई थी। ठीक है, और क्या किया गया था, नए नए एयरपोर्ट्स को ले गए थे, जो भी नॉन एयरपोर्ट वो थे ग्राउंड से, उनको एयरपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया था, और कई स्टेशंस को जोड़ा गया था, एयरपोर्ट्स को जोड़ा गया था, तो इसी के लिए उड़ान इनिशिएटिव आई थी। तो आपको इसमें बताना है कि इंटरनेशनल डेस्टिनेशन कौन नहीं है उड़ान के नए इनिशिएटिव में। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है थाईलैंड नहीं है, सेकेंड ऑप्शन म्यांमार नहीं है, थर्ड ऑप्शन है श्रीलंका नहीं है, या फोर्थ ऑप्शन बांग्लादेश नहीं है। जो नई उड़ान की इनिशिएटिव आई है उसमें से कौन एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन नहीं है, आपको ये बताना है। और इसका सही आंसर है श्रीलंका नहीं है। ठीक है, श्रीलंका नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हम लोग देख लेते हैं। तो रिसेंटली सेंटर उड़ान इनिशिएटिव हैज़ अप्रूव्ड 4 नॉवेल एयर रूट्स लिंकिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विद इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस। ठीक है, तो दीज रूट्स आर सेट टू कनेक्ट असम टू थाईलैंड एंड बांग्लादेश, मणिपुर टू म्यांमार एंड त्रिपुरा टू बांग्लादेश। ठीक है, तो तीन इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस हैं, कौन कौन सी, चार है, कौन कौन सी, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, तीन ही है, तीन। ठीक है, तीन डेस्टिनेशंस है और चार जो है, चार स्टेट से कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, असम से थाईलैंड और बांग्लादेश, मणिपुर से म्यांमार और त्रिपुरा से बांग्लादेश। ठीक है, असम से कौन कौन, थाईलैंड और बांग्लादेश, मणिपुर से म्यांमार और त्रिपुरा से बांग्लादेश। ठीक है, तो याद रखिएगा MTB। ठीक है, MTB। ठीक है, MTB याद रखिएगा, ये नए एयर रूट्स हैं, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश। ठीक है, उड़ान के अंदर MTB। ठीक है, MTB याद रखिएगा, म्यांमार, थाईलैंड और बांग्लादेश। ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश जो है नए एयर रूट्स जो है अप्रूव किए गए हैं उड़ान इनिशिएटिव के अंदर। ठीक है, और ये किसका पार्ट है, ये इंटरनेशनल उड़ान का पार्ट है, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था 2022 में, विच एम्स टू ऑगमेंट सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस बाय ऑगमेंटिंग एयर कनेक्टिविटी फ्रॉम स्पेसिफिक स्टेट्स टू इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस। ठीक है, इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस कौन कौन से, असम से कौन कौन से कनेक्ट हो रहे हैं, थाईलैंड और बांग्लादेश, म्यांमार से कौन हो रहे हैं, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर और त्रिपुरा से कौन हो रहे हैं, बांग्लादेश कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करेंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने फाइनेंस कमीशन के रोल से रिलेटेड। तो आपको ये बताना है, अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ रेफरेंस व्हाट इज़ द फाइनेंस कमीशन रोल इन इवैल्यूएटिंग डिजास्टर मैनेजमेंट फाइनेंसिंग। तो नई टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार फाइनेंस कमीशन का क्या रोल होने वाला है डिजास्टर मैनेजमेंट फाइनेंसिंग से रिलेटेड, आपको ये बताना है। ठीक है, तो अभी हाल ही में देखा होगा जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस लिए गए हैं फाइनेंस कमीशन से, जो नई फाइनेंस कमीशन फॉर्म होने वाली है, तो उसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस डिसाइड किए गए हैं। तो आपको बताना है, उनमें से एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस है डिजास्टर मैनेजमेंट फाइनेंसिंग। तो उसमें फाइनेंस कमीशन का रोल क्या होगा, आपको ये बताना है, यही आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है एलोकेटिंग फंड्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स, सेकंड ऑप्शन है रिव्यूइंग करेंट फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर्स एंड मेकिंग रिकमेंडेशंस, थर्ड ऑप्शन है डिटर्मिनिंग टैक्स रेट्स फॉर डिजास्टर अफेक्टेड रीजन्स, और लास्ट ऑप्शन है आपके लिए इस्टेब्लिशिंग प्रिंसिपल्स फॉर ग्रांट इन एड फॉर डिजास्टर रिलीफ। इन चारों में से फाइनेंस कमीशन का रोल क्या रहेगा डिजास्टर मैनेजमेंट फाइनेंसिंग में। तो साथियों, अगर आपको ऑप्शन डी लग रहा है कि ग्रांट इन एड डिसाइड किया जाएगा डिजास्टर रिलीफ के तौर पे, तो बिल्कुल गलत लग रहा है, क्योंकि बी आंसर सही है आपका, विच
makes the option B right according to Finance Commission's role, which will review current financing structures and will make recommendations accordingly. ठीक है, तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है, 16 फाइनेंस कमीशन को फॉर्म करने की बात कही है और उनके ही लिए जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी डिसाइड कर दिया गया है. ठीक है, तो डिवीजन ऑफ टैक्स प्रोसीड्स है टर्म्स ऑफ रेफरेंस. ये तो हमेशा ही होता है कि जितना भी टैक्स आया है वो कितना सेंटर और स्टेट का जो मिलके जो पूरा टैक्स आया है उसको किस तरीके से बांटा जाए कि इक्विटेबल एलोकेशन हो टैक्सेस का. ठीक है, नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ रेफरेंस प्रिंसिपल फॉर ग्रांट इन एड. ठीक है, ग्रांट इन एड का प्रिंसिपल क्या होगा. ठीक है, थर्ड है कि लोकल बॉडीज़ का फंड है, स्टेट फंड है, उनको कैसे एनहांस किया जाए. और लास्ट टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो है इवैल्यूएशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट फाइनेंसिंग. इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कमीशन रिव्यू करेगा करेंट फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स. ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स के अंदर जो भी करेंट फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर्स हैं उससे रिलेटेड जो है फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देगा. ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग द फंड्स क्रिएटेड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एंड प्रेजेंट सुटेबल रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट और ऑल्टरेशंस. ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी. और ये आपको पता ही है कि फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल 280 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दिया हुआ है. ठीक है, आर्टिकल 280 के अंदर. ठीक है, आर्टिकल 280 के अंदर इसकी बातचीत हुई है. ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड इट्स सेंटेनरी ईयर ड्यूरिंग 91st जनरल असेंबली मीटिंग इन वियना. तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 100 साल कंप्लीट किया है ड्यूरिंग 91st जनरल असेंबली इन वियना में. ठीक है, तो आपको बताना है किस इंस्टीट्यूशन ने अपने 100 साल कंप्लीट किए हैं अपने फॉर्मेशन के. ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है यूरोपोल, सेकेंड ऑप्शन है इंटरपोल, थर्ड ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम और लास्ट ऑप्शन है नेटो. इन चारों में से किसने अपना सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेट किया है हाल ही में 91st जनरल असेंबली मीटिंग वियना में. तो साथियों इसका सही आंसर है इंटरपोल ने. ठीक है, इंटरपोल बनी थी 1923 में और 2023 में ही उसका जो है 100 साल हो गया है. ठीक है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग इंटरपोल के नाम से जानते हैं उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में. ठीक है, लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है और वहीं पे वहीं पे ये फॉर्म हुई थी 1923 में टू हेल्प पुलिस वर्क टुगेदर टू मेक वर्ल्ड अ सेफर प्लेस. ठीक है, यहाँ पे उसके बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं, अगर आपको पढ़ना है तो आप एक बार पढ़ सकते हैं. और इंडिया में जो CBI है वो इंटरपोल के साथ लाइजनिंग करती है. ठीक है, इंटरपोल को अगर कुछ भी काम होता है, कुछ भी संदिग्ध जानकारी होती, संदिग्ध जानकारी पड़ी या जाननी हुई तो वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI से लाइजन करता है. ठीक है, तो इंटरपोल अपना 100 साल मना रहा है. 1923 में फॉर्म हुआ था. कहाँ पे ये इनका ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है लियोन फ्रांस में. ठीक है, कहाँ पे है, लियोन फ्रांस में. ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हाट इज ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम. ये बहुत ही न्यूज़ में था तो आपको पता होना चाहिए डेफिनेटली. नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अब पता चल जाएगा. ठीक है, व्हाट इज ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम. ठीक है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है आपको ये बताना है. आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एन इनिशिएटिव फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी, सेकेंड ऑप्शन है अ प्रोग्राम टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, थर्ड ऑप्शन है एन इनिशिएटिव दैट रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिवाइजेस इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ और लास्ट ऑप्शन है अ क्रेडिट रेटिंग सिस्टम फॉर कार्बन एमिशंस. तो इन चारों में से क्या है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, आपको ये बताना है. तो इसका सही आंसर है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम is an initiative that rewards and incentivizes eco-friendly activities. ठीक है, तो अभी इंडिया ने लॉन्च किया ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव GGCI एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 जो कि UAE में समिट, जो एनुअल क्लाइमेट समिट हो रहा है दुबई में, वहीं पे इंडिया ने लॉन्च किया इंडिया ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव. ठीक है, ये क्या करेगा, दिस इनिशिएटिव जो ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है ये पार्ट होगा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का. ठीक है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का. और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या होगा, ये इनिशिएटिव है जो कि रिवॉर्ड और इंसेंटिवाइज करेगा इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़. ठीक है, बाय ऑफरिंग ग्रीन क्रेडिट्स. ठीक है, तो ग्रीन क्रेडिट्स ऑफर किए जाएंगे जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जो कि इको फ्रेंडली होगी, जैसे ट्री प्लांटेशन हो गया या कुछ ऐसी मशीनरी इन्वॉल्व की गई जिसमें कार्बन एमिशन कम हुए. ठीक है, या कुछ ऐसा किया गया, पोल्यूशन कम किया गया, एमिशन
एजुकेशन स्टैंडर्ड्स फॉलो किए गए, तो इसकी वजह से जो भी आप क्रेडिट्स मिलेंगे इसके चलते, उन्हीं को रिवॉर्ड्स और इंसेंटिवाइज किया जाएगा उन्हीं इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ से। यही काम है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का, ठीक है। तो ये क्रेडिट रेटिंग सिस्टम नहीं है कार्बन एमिशंस के लिए, ये एक इनिशिएटिव है जो कि रिवॉर्ड और इंसेंटिवाइज करेगा इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव इंडिया ने लॉन्च किया है कहाँ पे, COP28 में, UAE में, ठीक है। तो आपको ये पता ही होगा, हम लोग ने कल इसके बारे में बात की थी। अगर आपने कल वाला परसों वाला अगर आपने करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखा है तो उसमें देख लीजिएगा, उसमें इसके बारे में बात की गई है। COP28 UAE में जो हो रहा है एनुअल क्लाइमेट समिट, उसके बारे में बात की गई है, ठीक है साथियों। और याद रखिएगा इसका अलग से क्या नाम है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर नेचर्स इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, GGCI का नाम यही है, ठीक है। ऑल्सो रिफर्ड टू एज ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर नेचर्स इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज़ अलाइंड विद प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ठीक है। तो ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव इंडिया ने लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या है, ये इनिशिएटिव जो है रिवॉर्ड करेगा और इंसेंटिवाइज करेगा जितनी भी इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है साथियों। आशा करते हैं यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे बैंकिंग सेगमेंट के करंट अफेयर्स। तो अगर आप बैंक रिलेटेड प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ से वीडियो को ड्रॉप करके जा सकते हैं, अपना पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अब इसके आगे जितनी भी 6-7 स्लाइड्स हैं उसमें सारी बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगी, जो कि आपके नॉन बैंकिंग एग्जाम से बहुत ही कम पूछे जाते हैं, या यूँ कहिए नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप वीडियो ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनर्स विद ICICI बैंक टू बूस्ट सिक्योरिटी विद एडवांस ई सर्विलेंस सर्विसेज। तो ICICI बैंक के साथ कितने पार्टनरशिप की है ई सर्विलेंस सर्विसेज के लिए, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्लैंक, सेकेंड ऑप्शन है नॉइज, थर्ड ऑप्शन है टेड्रो और लास्ट ऑप्शन है IWIS, ठीक है। इन चारों में से किसने ICICI बैंक के साथ पार्टनरशिप की है फॉर एडवांस ई सर्विलेंस सर्विसेज, ठीक है। तो इसका सही आंसर है साथियों IVIS, ठीक है, IWIS, ठीक है, कैसे भी पढ़े IVIS है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, I से ICICI और I से ही IVIS, ठीक है, IVIS। तो इन्होंने पार्टनरशिप की है किसके लिए, सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए विद एडवांस ई सर्विलेंस सर्विसेज, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस यही याद रखिएगा कि ICICI बैंक ने ई सर्विलेंस सर्विसेज को बूस्ट करने के लिए IWIS के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्स पैक्ट विद शेल फॉर सस्टेनेबल डेटा सेंटर्स। तो किस कंपनी ने शेल के साथ साइन किया है एक पैक्ट जिसके अंतर्गत सस्टेनेबल डेटा सेंटर्स जो हैं क्रिएट किए जाएंगे, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेटा सेंटर्स को इस्टेब्लिश करने के लिए शेल के साथ किस कंपनी ने पार्टनरशिप की है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है HCL, सेकेंड ऑप्शन है TCS, थर्ड ऑप्शन है इन्फोसिस और लास्ट ऑप्शन है विप्रो। तो इन चारों में से किसने शेल के साथ सस्टेनेबल डेटा सेंटर्स की इस्टेब्लिश करने की बात करी गई है। तो साथियों इसका सही आंसर है इन्फोसिस, ठीक है। इन्फोसिस जो है सेट करेंगे, इन्फोसिस जो है इन्होंने पैक्ट साइन किया है शेल के साथ फॉर सस्टेनेबल डेटा सेंटर्स, ठीक है। इन्फोसिस इंक्स पैक्ट विद शेल फॉर सस्टेनेबल डेटा सेंटर्स, ठीक है। तो याद रखेंगे इन्फो शेल जो है वो सस्ता है, ठीक है, इन्फो शेल, ठीक है। शेल का जो इन्फो है वो सस्ता है, ठीक है, सस्ता है, ठीक है। इन्फो जो है, इन्फो सेल जो है, इन्फो सेल जो है वो सस्ता है, ठीक है। इन्फो सेल जो है वो सस्ता है। इन्फो से क्या याद रखेंगे हम लोग, इन्फोसिस, ये ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। इन्फो से याद रखेंगे इन्फोसिस, शेल से क्या याद रखेंगे, शेल कंपनी है, और सस्ता से क्या याद रखेंगे, सस्टेनेबल डेटा सेंटर्स, ठीक है। इन्फो शेल जो है वो सस्ता है, ठीक है साथियों, इन्फो शेल सस्ता है। इन्फो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्फो रिप्रेजेंट कर रहा है इन्फोसिस, शेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शेल रिप्रेजेंट कर रहा है शेल कंपनी, और सस्ता क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सस्टेनेबल डेटा सेंटर्स। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि शेल के साथ किसने पार्टनरशिप की है, जैसे इस क्वेश्चन में अगर आपसे उल्टा पूछ लिया जाए कि इन्फोसिस के साथ किसने पार्टनरशिप की है, तो आप याद रखेंगे इन्फो शेल सस्ता है, तो शेल से याद रखेंगे शेल कंपनी, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा इन्फोसिस और शेल ने किस चीज़ के लिए पार्टनरशिप की है, तो आपको याद रहेगा इन्फो शेल क्या है, सस्ता है, तो सस्टेनेबल डेटा सेंटर्स, ठीक है साथियों। कहीं से भी किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाएगा, आप एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हाट इज द एक्सटेंडेड डेडलाइन फॉर लिंकिंग सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल प्लेटफॉर्म विद ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल। तो सेबी ने बोला था कि स्कोर्स क्या है, सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल प्लेटफॉर्म को जो है लिंक किया जाएगा ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल से। तो ये जो है डेडलाइन कब अब एक्सटेंड कर दी गई है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है 1 जनवरी 2024, सेकेंड ऑप्शन है 1 अप्रैल 2024, थर्ड ऑप्शन है 1 जुलाई 2023 और लास्ट ऑप्शन है 4 दिसंबर 2023। तो ये जो डेडलाइन है ये कब तक के लिए एक्सटेंड कर दी गई है कि सेबी का जो स्कोर्स प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल से जोड़ दिया जाएगा। तो साथियों इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 2024। ठीक है साथियों, तो अब 4 दिसंबर से ये डेट बढ़ा के 1 अप्रैल 2024 तक कर दी गई है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अप्रैल फूल बनाएगी, कब करेगी, अप्रैल फूल बना देगी। एक याद करने का एक तरीका है, अप्रैल फूल बन जाएंगे लोग जब उनको पता चलेगा स्कोर और ओडीआर प्लेटफॉर्म जो पोर्टल जो है वो लिंक कर दिया गया है। ठीक है साथियों, तो बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है इसमें, 1 अप्रैल 2024 तक ये जो है लिंकिंग कर दी जाएगी सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल प्लेटफॉर्म की और ऑनलाइन डिस्प्यूट पोर्टल की। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इससे पहले जो डेट थी वो 4 दिसंबर 2023 थी। ठीक है, पर अब इसको बढ़ा के कितनी कर दी गई है, इसको बढ़ा के कर दिया गया है 1 अप्रैल 2024। पहले ये डेट थी 4 दिसंबर 2023, मतलब आज की डेट। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच एयरपोर्ट इन इंडिया इज सेट टू बिकम फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस कंप्यूटर टोमोग्राफी एक्सरे मशीन फॉर प्री बोर्डिंग सिक्योरिटी चेक्स। तो प्री बोर्डिंग सिक्योरिटी चेक्स के लिए कौन सा एयरपोर्ट यूज़ करेगा कंप्यूटर टोमोग्राफी एक्सरे टेस्ट CTX मशीन। ठीक है, CTX मशीन कौन सा एयरपोर्ट यूज़ करेगा प्री बोर्डिंग सिक्योरिटी चेक्स के लिए, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, सेकेंड ऑप्शन है केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, थर्ड ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई और लास्ट ऑप्शन है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। तो इन चारों में से कौन सा एयरपोर्ट CTX मशीन यूज़ करेगा प्री बोर्डिंग सिक्योरिटी चेक्स के लिए, आपको बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है छत्रपति शिवाजी महाराज केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु जो है सही आंसर है इसका, जो कि प्री बोर्डिंग सिक्योरिटी चेक्स के लिए CTX मशीन जिसमें यूज़ की जाएगी। ठीक है, तो ये पहला एयरपोर्ट बनेगा इंडिया में जो कि CTX मशीन यूज़ करेगा। ठीक है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। ठीक है, प्री बोर्डिंग सिक्योरिटी चेक्स के लिए। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु टॉप्ड इंडियाज टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ मिलेनिया 2023 लिस्ट रिलीज बाय फर्स्ट प्राइवेट एंड हुरून इंडिया। तो फर्स्ट प्राइवेट और हुरून इंडिया की लिस्ट टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनिया 2023 में किसने टॉप किया है, कौन नंबर 1 स्थान पर रहा है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है बिन्नी बंसल, सेकेंड ऑप्शन है सचिन बंसल, थर्ड ऑप्शन है राधा कृष्ण शिव किशन दमानी और फोर्थ ऑप्शन है दीपिंदर गोयल। इन चारों में से कौन टॉप किया है टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स मिलेनिया लिस्ट 2023 जो कि रिलीज़ की गई थी फर्स्ट प्राइवेट और हुरून इंडिया द्वारा। तो इसका सही आंसर है साथियों राधा किशन शिव किशन दमानी साहब जो हैं टॉप किए हैं इस लिस्ट में। ठीक है, राधा कृष्ण शिव किशन दमानी जो है जो फाउंडर हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड डी मार्ट जिसको हम लोग जानते हैं, उसमें उसके जो फाउंडर हैं उन्होंने टॉप किया है इंडियाज़ टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ मिलेनिया 2023। तो कैसे याद रखेंगे, जिसके अंदर दम होगा ना वही सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर बनेगा। ठीक है, वही जो है एंटरप्रेन्योर बनेगा, सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर वही बनेगा जिसके अंदर दम होगा। तो दम से याद रखेंगे दमानी। ठीक है, जिसके अंदर दम है वही तो जीतेगा। ठीक है, जैसे आप लोग के अंदर इतना दम है तभी तो आप लोग इतना पढ़ के कॉम्पिटिशन्स दे रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, वरना आप भी कहीं ऐसे ही सेटल हो जाते या अपना नहीं करते। ठीक है, आपके अंदर भी बहुत दम है तभी तो आप इस रेस में आए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जिसके अंदर दम है वही एंटरप्रेन्योर बन रहा है। तो टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर ऑफ द मिलेनिया 2023 में जो है टॉप किए हैं राधा किशन शिव किशन दमानी। ठीक है, सेकंड पे हैं बिन्नी बंसल, फिर है सचिन बंसल और लास्ट मतलब थर्ड नंबर पे है दीपिंदर गोयल।
ठीक है। इनकी एक बार वैल्यूएशन भी देख सकते हैं आप 2.38 लाख करोड़, ठीक है। और ये लिस्ट किसने जारी की थी, तो फर्स्ट प्राइवेट जो कि प्राइवेट बैंक है IDFC बैंक का और हुरून इंडिया ने, ठीक है। फर्स्ट प्राइवेट और हुरून इंडिया ने ये लिस्ट जारी की थी, जिसमें सबसे ज़्यादा दम दिखाते हुए दमानी साहब जो हैं टॉप 200 में लिस्ट पे नंबर 1 पे हैं, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड हैज़ पार्टनर्ड विद विच ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस फॉर वाटर एंड सैनिटेशन। तो उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किस वाटर ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन अप किया है ताकि जो वाटर और सैनिटेशन की फंडिंग एक्सेसिबिलिटी है वो बढ़ाई जा सके, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं, अच्छा ये ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, तो याद रखिएगा, ये देखिए एक बार जल्दी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो water.org है उसके साथ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वाटर एंड सैनिटेशन रिलेटेड सॉल्यूशंस के लिए जो है फंडिंग की बात की है, ठीक है। फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस की बात की है रिलेटेड टू वाटर एंड सैनिटेशन। किसके साथ किया गया है, water.org के लिए, ठीक है। किसने किया है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, ठीक है। तो जल ही जीवन है, याद रखिएगा ना, जल ही जीवन है। जल मतलब होता है वाटर, ठीक है। जल मतलब क्या होता है, वाटर, ठीक है। तो जल ही जीवन है, वाटर क्या है, जीवन है, ठीक है। वाटर क्या है, जीवन है। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और water.org, ठीक है। वाटर एड नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा, वाटर एड नहीं है ये water.org है, ठीक है। जल ही जीवन है, वाटर ही जीवन है। तो water.org के साथ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वाटर एंड सैनिटेशन रिलेटेड फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस की जो है बात करी है, या जो है इस चीज़ के लिए क्या किया है, पार्टनरशिप की है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच टू एंटिटीज साइंड MOU टू स्ट्रेंथन इंटीग्रेशन ऑफ ई प्रोक्यूरमेंट एंड ई ऑक्शन सिस्टम। तो किन दो एंटिटीज़ ने साइन किया है MOU जिसके बाद ई प्रोक्यूरमेंट और ई ऑप्शन सिस्टम उन लोग का इंटीग्रेट हो जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है फेडरल बैंक लिमिटेड एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है फेडरल बैंक लिमिटेड एंड NCDEX ई मार्केट लिमिटेड NEML, थर्ड ऑप्शन है HDFC बैंक एंड NCDEX ई मार्केट लिमिटेड, और फोर्थ ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड NCDEX ई मार्केट लिमिटेड। तो किन दो एंटिटीज़ ने MOU साइन किया है ताकि जो भी ई प्रोक्यूरमेंट और ई ऑप्शन सिस्टम है आपस में इंटीग्रेट हो जाए। तो इसका सही आंसर है साथियों फेडरल बैंक एंड NCDEX मार्केट सिस्टम लिमिटेड सिस्टम ने, ठीक है। तो MOU वाज साइन बिटवीन फेडरल बैंक लिमिटेड एंड NCDEX मार्केट सिस्टम लिमिटेड टू स्ट्रेंथन इंटीग्रेशन ऑफ ई प्रोक्यूरमेंट एंड ई ऑप्शन सिस्टम, ठीक है। तो फेडरल बैंक ने NCDEX के साथ क्या किया है, पार्टनरशिप की है, जिससे क्या होगा, इंटीग्रेशन स्मूथ होगा ई प्रोक्यूरमेंट और ई ऑक्शन सिस्टम में, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, यहाँ पे पूरा सेशन खत्म होता है। आशा करते हैं जो भी कंसेप्ट बताए गए हैं आपको शुरुआत में वो अच्छे लगे होंगे, जो भी बीच बीच में आपके लिए ट्रिक्स बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, और जो भी ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा, ठीक है साथियों। अगर नहीं अच्छा है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइए हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। हम भी आप ही की तरह अभी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। कोई भी त्रुटि हो, कोई भी फ्लॉ हो, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बेधड़क होके, निश्चिंत होके एकदम आप बिल्कुल बताने की थोड़ा सा कष्ट करेंगे तो हम भी इम्प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए साथियों आप लोग खूब अच्छे से पढ़ते रहिएगा। हम लोग कल मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के सेशन के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।